हेलो फ्रेंड्स, आज हम थर्ड चैप्टर का सेकंड आउटकम करेंगे मोटर इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स। तो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से पॉलिसी में इंश्योरेंस में कौन से डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कहते जी ये जो प्रोसेस है इंश्योरेंस की इन्वॉल्व्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसमें अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, कहते जब इंश्योरेंस लेनी होती है, रिस्क एक्सेप्ट करना होता है, उस टाइम भी वो डॉक्यूमेंट होता है। और जब क्लेम होता है लॉस के टाइम, ठीक है, तब भी एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट होता है जो उसके लिए चाहिए। तो द मेन डॉक्यूमेंट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस आर डिटेल्ड बिलो। तो एक एक करके सारे आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा है प्रपोजल फॉर्म। जो प्रपोजल फॉर्म है, कहते हैं वो एक बेसिस है मोटर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का, बेस है एक। कहते हैं इट इज़ डिज़ाइंड टू आस्क द एलिसिट ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द प्रपोजल इवेल्युएशन एंड फॉर रेटिंग ऑफ द रिस्क। ठीक है, तो कहते हैं जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रपोजर से वो सारी उसमें डिमांडेड होती है प्रॉपर इवेल्युएशन के लिए कि हाँ जी वो रिस्क एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। प्रपोजल फॉर्म बेसिकली क्या है, एक पेज की तरह एक फॉर्म है जहाँ पे आपके पर्टिकुलर्स रहेंगे, वो आगे डिटेल में है। उसके थ्रू ही वो जो अंडरराइटर है, जो इंश्योरेंस कंपनी वाला है, वो चेक करता है कि हाँ जी आपका इंश्योरेंस हो सकती है कि नहीं हो सकती। वो प्रपोजल फॉर्म के बेस पे ही आपको डिसीजन देता है और उसमें कितना रेटिंग लगनी है, कितना प्रीमियम चार्ज करना है, वो भी उसके थ्रू हमें पता चलता है। ठीक है, तो जो कॉमनली आस्क्ड प्रपोजल फॉर्म्स, तो नीचे कुछ पर्टिकुलर दिए हुए हैं, पर्टिकुलर अबाउट द प्रपोजल फॉर्म। पहले आ गया प्रपोजल का नाम। प्रपोजल फॉर्म में किसकी इंश्योरेंस होनी है, कौन सब्जेक्ट इंश्योरेंस है, ठीक है, तो उसका नाम आ गया। ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन आ गई। वो चेक करते हैं कि हाँ जी इसमें मॉरल हजार्ड्स ना हो। मॉरल हजार्ड्स क्या होता है कि कोई डिसहोनेस्टी ना करे कोई। ठीक है, डिसहोनेस्टी कोई कुछ गलत ना करे, फ्रॉड ना करे। तो वो एक तरह से वो उसको मॉरल चेक करने के लिए भी होता है। उसमें एड्रेस दिया होता है कि हाँ जी वो कहाँ का बंदा है। कम्युनिकेशन के लिए नेसेसरी कम्युनिकेशन, जो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड कम्युनिकेशन करना चाहते हैं उसके लिए। प्लस वो चेक करते हैं कि हाँ जी व्हीकल कहाँ यूज़ होना है। ठीक है, थ्रू एड्रेस। ऑक्यूपेशन देखते हैं कि हाँ जी बंदा क्या क्या काम कर रहा है। जब इंश्योरेंस होती है मोटर व्हीकल की या कोई भी मानो, तो उसमें प्रपोजल फॉर्म लगता है, तो ऑक्यूपेशन पूछते हैं कि बंदा क्या काम करता है। तो नो इंश्योरेंस कंपनी को एक आइडिया हो जाता है कि हाँ जी ये जो पर्पस व्हीकल है उस किस पर्पस के लिए ये यूज़ करेगा, कमर्शियल के लिए या ठीक है वो किसके लिए। मानो एक मिल्कमैन है सपोज, तो वो बाइक का इंश्योरेंस करवाता है, तो ये मोस्ट पॉसिबल है कि वो जो उस बाइक को मिल्क ट्रांसफ़र या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी यूज़ कर सकता है। तो मानो उसके लिए मतलब कोई भी है तो उसमें एक ऑक्यूपेशन का भी रहेगा। सेकंड है फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेंटल इन्फॉर्मेलिटी। कोई फिज़िकल उसमें डिसेबिलिटी नहीं है, कोई उसका शरीर वगैरह ठीक है, कोई उसका कुछ अंग वगैरह तो वो तो नहीं है। ठीक है, मेंटली ठीक है, फिट है, वो भी चेक करने के लिए उसमें पूछा जाता है। प्रीवियस कन्विक्शंस क्या है, कोई उसने कोई क्राइम तो नहीं किया, कोई ऑफेंसेस तो नहीं किया। ठीक है, ड्राइविंग ऑफेंसेस वगैरह कुछ तो नहीं है। तो ठीक है, वो सब इसी में पूछा जाता है। डिटेल्ड, अच्छा दिस क्वारी इज़ जनरली लिमिटेड टू द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ये क्वारी है वो 5 साल तक पूछी जाती है, कहते हैं। ठीक है, अगेन डिटेल ऑफ द व्हीकल्स टू बी इंश्योर्ड। जो जिस जिस व्हीकल की इंश्योरेंस होनी है उसके बारे में पूछा जाता है। रजिस्ट्रेशन लेटर्स एंड नंबर्स, मीन्स का गाड़ी का नंबर हो गया, जैसे जो भी है HR है, PB है, ठीक है, HP है, तो वो जो नंबर रहेगा, लेटर्स रहेंगे और नंबर्स रहेगा, वो होता है। मेक ऑफ द व्हीकल, इंजन नंबर, चैसी नंबर। इंजन नंबर चैसी नंबर होता है क्यों, आइडेंटिफाई करने के लिए इन द केस ऑफ एक्सीडेंट। जब क्लेम होता है तब जो सर्वेयर है वो आइडेंटिफाई करता है कि हाँ जी व्हीकल वही है जो प्रपोजल के टाइम था। नेक्स्ट हमारा ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता है कि व्हीकल कब मैन्युफैक्चर हुआ, ये क्यों ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि हाँ जी वो कौन सा मॉडल है और कितना उसमें प्रीमियम चार्ज करना है। और IDV कैलकुलेशन के लिए होता है। IDV हमारा क्या है, आप बताओ मुझे कमेंट में, आप बताओ। ठीक है, हम अभी पढ़ के हटे हैं ना पीछे एक चैप्टर में, तो इस IDV के बारे में आप मुझे कमेंट में बताना है।
ठीक है। ओके, तो आईडीवी कैलकुलेशन के लिए भी यूरो मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ बॉडी, सिटिंग कैपेसिटी एंड क्यूबिक कैपेसिटी फॉर द प्राइवेट कार्स। प्राइवेट कार्स के लिए रेटिंग भी उसी पे डिसाइड होता है कि भी वो किस तरह की है, कैपेसिटी कितनी है, उसका सीसी कितना है, क्यूबिक कैपेसिटी हम सीसी बोलते हैं ना इसको, सीसी कितना है, क्यूबिक कैपेसिटी कितनी है। तो कहते हैं रेटिंग इस पे डिसाइड होती है क्यूबिक कैपेसिटी पे। और लाइसेंस्ड कैरिंग कैपेसिटी, गुड्स पैसेंजर, गुड्स में या पैसेंजर में लाइसेंस्ड कैरिंग कैपेसिटी भी कितना उसके वो कैरी करके ले जा सकता है। ठीक है, इन द केस ऑफ कमर्शियल व्हीकल। डेट ऑफ परचेज एंड प्राइस पेड। ठीक है, एक ये भी उसमें व्हीकल डिटेल में पूछा जाता है, डेट ऑफ परचेज क्या है और प्राइस पेड क्या है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा इंश्योर्ड्स डिक्लेयर्ड वैल्यू, जो इंश्योर्ड की डिक्लेयर्ड वैल्यू कितनी है। ठीक है, वो भी पूछ जाता है कि कितनी थी। कलर ऑफ द व्हीकल, कौन सा कलर है। स्पीडोमीटर रीडिंग कितनी है उसकी। एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड फ्रीक्वेंसी, कितना वो एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और कितनी कितनी बार करते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, दिस इंडिकेट क्या बताता है कि उसकी यूजेस का पता चलता है। ठीक है, और साथ के साथ पता चलता है कि व्हीकल की वियर एंड टीयर कितनी हो रही है। ठीक है, उसके बिजनेस ऑक्यूपेशन या बिजनेस के हिसाब से, जैसे बंदा काम करता है, मानो कोई सेल्स पर्सन है जिसका फील्ड वर्क है, तो ऑब्वियस है उसकी बाइक भी ज़्यादा चलेगी या उसकी गाड़ी ज़्यादा चलेगी। तो वो चीज़ें मेंशन ज़रूरी रहती हैं। एडिशनल फिटमेंट, मॉडिफिकेशन इन द व्हीकल, वो हमें कहता है जो इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करवाता है एडिशनल कवरेज के लिए, जो एडिशनल रिस्क ऑफर किए जाते हैं वो एक्सपोजर के लिए। मानियो मानो कईयों में ना वो एडिशनल स्टीरियो लगाते हैं। ठीक है, जो म्यूज़िक सिस्टम होता है वो लगाते हैं गाड़ियों में, कईयों में नहीं आता। तो जिनमें तो होता है वो ऑलरेडी कवर होता है, बट कवर होता है जिन गाड़ियों में ऑलरेडी आता तो वो ऑलरेडी कवर है, बट जिनों में नहीं होता तो उनको उस म्यूज़िक सिस्टम के लिए या जो एक्स्ट्रा एडिशनल फिटमेंट है उसके लिए एक्स्ट्रा कवरेज लेनी पड़ती है। ओके, एंड नेक्स्ट है डिटेल ऑफ द व्हीकल, अदर व्हीकल्स है। और साथ ही साथ वो उसको ये भी मेंशन करना होता है प्रपोजल फॉर्म में कि हाँ जी इस व्हीकल के अलावा उसके और कोई व्हीकल है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओन्ड बाय द प्रपोजर एंड डिटेल ऑफ द एक्सीडेंट ड्यूरिंग द 3 to 4 years, these details give idea about the physical and moral hazards। और उन गाड़ियों के कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ 3 to 5 साल के बीच बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है डिटेल ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री, और उसकी हिस्ट्री की भी, इंश्योरेंस की मतलब उस इंश्योरेंस की हिस्ट्री की डिटेल पूछी जाती है कि प्रीवियस कंपनी कौन थी। ठीक है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर है तो वो रहेगा एडवर्स फीचर सच एज कि हाँ जी किसी कंपनी ने उसका रिस्क लेने से मना कर दिया, यानी उसकी इंश्योरेंस करने से मना कर दी, या उसकी पॉलिसी कैंसिल होगी, उससे पूछा जाएगा कि आपकी भाई कभी पॉलिसी कैंसिल तो नहीं हुई है, वो चीज़ हो गया। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा एग्जम्पशन लगाई हो, स्पेशल टर्म्स या कंडीशन लगाई हो किसी इंश्योरेंस कंपनी, वो भी उनसे पूछा जाएगा प्रपोजल फॉर्म में। क्वेश्चंस टू एक्स्ट्रा बेनिफिट, for the which additional premium charge and of information for which discount of the premium is granted, such as no claim discount earned, voluntary access to be borne। एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए कि हाँ जी आपने कभी क्लेम तो नहीं लिया तो उसमें नो क्लेम बोनस मिलेगा, उनको एनसीबी मिलेगा। या एक ऑप्शन होता है कि वॉलंटरी एक्सेस का, कि उसका प्रीमियम कम हो जाता है, उसको बेनिफिट ये रहता है कि क्लेम के टाइम वो उसका जो कंपलसरी एक्सेस है वो बढ़ जाता है। उसको एक तो कंपलसरी एक्सेस होता है, सपोज एक गाड़ी में कंपलसरी एक्सेस 1000 है तो वॉलंटरी वो ऐड करवा देता है और उतना ही अमाउंट उसमें प्रीमियम में डिडक्ट हो जाता है। मानो उसने 2000 प्रीमियम से वेव ऑफ करवा लिया एज ए वॉलंटरी एक्सेस, तो जब क्लेम आएगा तो 1000 तो उसका कंपलसरी एक्सेस रहेगा और 2000 उसका वॉलंटरी एक्सेस रहेगा, यानी कि उसको 3000 पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द क्लेम। तो वो चीज़ बेनिफिट ले सकता है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे। और सर्टन अदर पर्टिकुलर्स, कुछ और पर्टिकुलर्स होंगे। कहते हैं इन द केस ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स, जैसे पूछा जाएगा उसके परमिट के बारे में कि ठीक है पैसेंजर व्हीकल है या क्या है, टोटल लाइसेंस्ड कितने हैं, कितनी कैपेसिटी के लिए है उसके लिए। ठीक है, इट इज़ इंसेंशियल दैट प्रपोजर शुड डिसाइड विद इन विच क्लास ऑफ द व्हीकल फॉल्स बिकॉज द सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस इज वर्डेड अकॉर्डिंगली। और जो प्रपोजर है वही बताएगा कि हाँ जी उसका जो गाड़ी है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस इशू करेगी। ठीक है,
कहते हैं इफ़ इट इज़ फाउंड, अगर कहते हैं ये बाद में पता चले कि व्हीकल इज़ बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ नॉट परमिटेड बाय अ सर्टिफिकेट, द यूज़र इज़ लायबल टू पेनल्टी फॉर द कंट्रवेंशन अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, अंडर द, अगर मानो वो किसी परमिट के बिना चला रहा है और बाद में पता चले तो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, और लास्ट में एक चीज़ प्रपोजल फॉर्म में होती है डेक्लरेशन क्लोज होता है। डेक्लरेशन क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, कहते आंसर टू द क्वेश्चंस आर फॉलोवर्ड बाय द डेक्लरेशन विच इज नेचर ऑफ द वारंटी दैट द आंसर आर करेक्ट एंड शैल form the basis of the contract with the company. The declaration makes it a contractual duty of the good faith। जो ऑटमोस्ट गुड फेथ होता है उसी के बिहाफ पे होता है डेक्लरेशन क्लोज की। हाँ जी, जो ऊपर उन्होंने जो प्रपोजर ने बताया है वो बिल्कुल उनके ही हिसाब से है, नीचे साइन होंगे डेक्लरेशन क्लोज में। ठीक है, कि हाँ जी जो प्रपोजर ने ऊपर प्रपोजल फॉर्म में फिल किया है और उसी के हिसाब से है। नेक्स्ट हमारा प्रपोजल फॉर्म फॉर लायबिलिटी ओनली पॉलिसी। कहती विद द फ्यू सिंप्लीफाइंग प्रपोजल फॉर्म्स द IRDA हैज़ a first step prescribed proposal form for liability only policy. The proposal form for explain briefly the coverage available under the Motor Vehicle Act 1988 and respective provisions applicable thereto। ठीक है, तो कहते हैं जो प्रपोजल फॉर्म है वो लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी के लिए भी है, वो तो सिंप्लीफाई तरीके वाला है। ठीक है, सिंप्लीफाई मीन्स कि डिटेल्ड है, क्लियर है। उसमें कहते हैं ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया कि कवरेज के बारे में जो अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग है, और साथ के साथ जो प्रोविज़न है लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी वाले तो वो भी उसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। कहते हैं दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट एविडेंस दैट, ये सर्टिफिकेट इंश्योरेंस क्या है, सिंपली ये पॉलिसी है। कहते हैं एक एविडेंस होता है जो अंडर मोटर व्हीकल एक्ट अकॉर्डिंग है, जो अगेंस्ट द थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है होता है। ठीक है, सर्टिफिकेट इंश्योरेंस मीन जो अपनी इंश्योरेंस होती है तो वही सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस होता है। कहते ये ऑफेंस है अगर कोई व्हीकल, ठीक है, अगर कोई व्हीकल, कहते हैं इसको ऑफेंस माना जाएगा अगर कोई व्हीकल विदाउट प्रॉपर सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस के गाड़ी यूज़ करता है या बिना अनऑथराइज्ड इंश्योरेंस से कोई इंश्योरेंस करवाता है, तो जो सर्टिफिकेट इंश्योरेंस है वो इशू होना चाहिए ऑथराइज्ड इंश्योरर द्वारा। ठीक है, अगर नहीं होता तो वो ऑफेंस माना जाएगा। ऑफेंस मीन्स क्राइम माना जाएगा एक तरह से। तो इंश्योरेंस कंपनी इज़ अंडर ड्यूटी टू इन्फॉर्म, और इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी है कि वो रजिस्टरिंग अथॉरिटी को वो बताती रहे पॉलिसी के बारे में कि कवर नोट के बाद भी पॉलिसी इशू नहीं हुई आफ्टर द एक्सपायरी डेट। ठीक है, कवर नोट के 7 दिन बाद भी पॉलिसी इशू नहीं हुई अंडर द सेक्शन 147 के अकॉर्डिंग। ठीक है, कहते द ओनली एक्सेप्शंस आर गवर्नमेंट व्हीकल्स, और सिर्फ जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं उनके लिए ही एक्सेप्शन है, मींस कि उनके लिए कंपलसरी नहीं है मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो कवर होते हैं, वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड होते हैं बाय द गवर्नमेंट। द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस इज प्रिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म 51 ऑफ द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 सॉरी, जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 है उसमें फॉर्म 51 है, ये हमने पहले भी पढ़ा है ना। जो फॉर्म 51 है वो हमारा व्हीकल सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल का सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस है। ठीक है, अभी हमें पता ही है पॉलिसी में क्या क्या कौन कौन से पॉइंट होते हैं, तो ये भी उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो पॉलिसी में क्या होता है, पॉलिसी नंबर होता है, सर्टिफिकेट नंबर होता है। ठीक है, रजिस्टरिंग अथॉरिटी होगी, कहाँ से रजिस्टर हुआ है, पर्टिकुलर हो गए व्हीकल्स के, रजिस्टरिंग मार्क हो गया, गाड़ी का नंबर हो गया। ठीक है, इंजन नंबर, चैसी नंबर हो गया, जोग्राफिकल एरिया हो गया, इंडिया किस में चल रहा है वो भी हो गया, बिजनेस प्रोफेशन हो गया, अफेक्टिव डेट कब से कब तक है वो हो गया। ठीक है, क्लॉक तक है, टाइम भी मेंशन होता है कि रात मिडनाइट तक है वो हो गया। ठीक है, पर्सन और क्लास ऑफ अ पर्सन एंटाइटल्ड टू ड्राइव, लिमिटेशन एज टू यूज़, लिमिटेशंस क्या है उसमें वो भी डिस्क्राइब की होंगी पॉलिसी, हमारी पॉलिसी में। फुल एड्रेस होगा, इशूइंग ऑफिस का ऊपर में दिया होता है ना हेडिंग्स में, वो हो गया, डेट ऑफ इशू होएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें रहेंगी पॉलिसी में। कहते देयर आर फॉलोड बाय सर्टिफिकेट डेक्लरेशन बाय द इंश्योरर, और इंश्योरर की डेक्लरेशन होगी। तो डेक्लरेशन क्या होगी, कहते हैं इंश्योरर कहेगा आई और वी हेयर बाय सर्टिफाइड दैट पॉलिसी टू बी विच दिस सर्टिफिकेट रिलेस्ड एज वेल एज विद
certificate of insurance are issued in the accordance with the provision of the chapter 10 and 11 of the Motor Vehicle Act 1988 कि जो प्रोविज़न है मोटर व्हीकल 1988 के 10 और 11 उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पॉलिसी इशू की है कि उन्होंने इंश्योरर ने, तो उनकी डेक्लरेशन है ये पॉलिसी पर दी होगी। आप भी चेक करना कि है ये नहीं है। ओके कहते हैं द डिफरेंस इन द सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आर टू बी फाउंड इन द आइटम्स 8th एंड 9th। ठीक है, तो 8th एंड 9th में वो कहते हैं उसमें डिफरेंस बताया होगा कि कौन सा व्हीकल किसके लिए यूज होता है, कमर्शियल है या प्राइवेट है। ओके नेक्स्ट, प्राइवेट कार एंड मोटरसाइकिल सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, प्राइवेट कार एंड मोटरसाइकिल का सर्टिफिकेट इंश्योरेंस, उसके लिए पॉलिसी वर्डिंग है, वर्डिंग आर एज फॉलोज। वर्डिंग में हमारा पहला पॉइंट है पर्सन और क्लास ऑफ पर्सनस एंटाइटल्ड टू ड्राइव। तो पहला सबसे पहला क्लोज है ड्राइवर क्लोज, कि गाड़ी वही चला सकता है जिसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। ठीक है, और जिसके पास अफेक्टिव लर्नर्स लाइसेंस है, वो जो पर्सन सेटिस्फाई करता है रूल नंबर 3 सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 को, तो वो भी लर्नर लाइसेंस पर गाड़ी चला सकता है। अभी ये दूसरा पर्सन कौन है जो सेटिस्फाई करता है रिक्वायरमेंट रूल नंबर 3? ये वो पर्सन है जिसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। तो जो लर्नर लाइसेंस वाला बंदा है वो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर के साथ बैठकर, ठीक है, वो गाड़ी चला सकता है एज पर द रूल नंबर 3 सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल नंबर 89। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन द व्हीकल इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स ऐड द फॉलोइंग वर्ड्स। जब कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की होती है तो फॉलोइंग वर्ड्स ऐड, फॉलोइंग वर्डिंग ऐड होती है। कहते हैं व्हेन नॉट यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, व्हेन द व्हीकल इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ अ पैसेंजर ऐड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, व्हेन द नॉट यूज ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर एट द फॉलोइंग टाइम। जब जिसके लिए परमिट है वही चीज़ उसके लिए होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो गुड्स के लिए तो गुड्स के लिए वो होना चाहिए। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, और अगर वो पैसेंजर के लिए है तो वो पैसेंजर के लिए होनी चाहिए, ना कि उसमें गुड्स हो। ठीक है, लिमिटेशन एज टू यूज़ है द पॉलिसी वर्डिंग यूज़ फॉर एनी पर्पज़ अदर देन, कहते पॉलिसी कवर इन सब के अलावा यूज़ होता है। ये मतलब इन पर क्लेम नहीं मिलेगा। हायर और रिवार्ड पर द कैरियज ऑफ गुड्स अदर देन सैम्पल्स ऑफ पर्सनल लगेज, ऑर्गेनाइज्ड रेसिंग, पेस मेकिंग मीन्स स्पीड, रेस लगाना, दो आपस में बंदे रेस लगाते हैं ना, स्पीड लगाते हैं, वो स्पीड करते हैं वो। रिलायबिलिटी ट्रायल्स, स्पीड टेस्टिंग, एनी पर्पस इन कनेक्शन विद द मोटर ट्रेड। ठीक है, तो ये सब रहेगा, तो क्लेम नहीं मिलेगा। फॉर द कमर्शियल व्हीकल्स, फॉर द कमर्शियल व्हीकल्स द वर्डिंग वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द क्लास। जैसे ही कमर्शियल, जिस टाइप का कमर्शियल व्हीकल रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसकी पॉलिसी वर्डिंग चेंज हो जाएगी। गुड्स कैरिंग के लिए अलग वर्डिंग है और पैसेंजर कैरिंग के लिए अलग वर्डिंग है। ठीक है, तो जैसा वो रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगी। और अभी जो पर्सन टू ड्राइव एंड डिक्लेरेशन बाय द इंश्योरर द सेम इन द केस प्राइवेट above, बट द रिगार्ड ऑफ लिमिटेशन हैज़ टू यूज़ द वर्डिंग डिफर एज अंडर। ड्राइवर क्लोज तो वैसे ही रहेगा, जिसके पास जो परमिट है उसके ड्राइविंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है वो उसको चला सकता है। ये कहते हैं प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी की तरह ही है, बट जो उसमें लिमिटेशन एज टू यूज़ हैं वो चेंज हो गई हैं। इसमें लिमिटेशन एज टू यूज़ फर्स्ट है कि जो पॉलिसी है, फर्स्ट ही लिमिटेशन ये है कि उसके पास जो मतलब गुड्स कैरिंग पैसेंजर है, अभी ये गुड्स कैरिंग पैसेंजर के लिए गुड्स कैरिंग व्हीकल के लिए पढ़ रहे हैं अभी, तो उसमें है कि उसके पास वैलिड परमिट होना चाहिए अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ठीक है, और सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 66 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो और सच अ कैरियज फॉलिंग अंडर द सब सेक्शन 3, यहाँ तो उसके पास परमिट होना चाहिए, यहाँ कैरियज परमिट होना चाहिए, मीन्स सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग सेक्शन 66 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। और इसमें लिमिटेशंस क्या हैं? पॉलिसी डज नॉट कवर यूज़ फॉर, अभी पॉलिसी क्या नहीं कवर करेगी? ऑर्गेनाइज्ड रेसिंग, पेस मेकिंग, रिलायबिलिटी ट्रायल्स और स्पीड टेस्टिंग। ठीक है, सेम, ये सब कुछ सेम ही है। ठीक है,
policy does not cover use while drawing or trailers except towing other than for reward of any disabled mechanical propelled vehicle, use of carrying passengers in the vehicles। जो पैसेंजर अगर उसके पास गुड्स कैरिंग व्हीकल है तो पैसेंजर कैरिंग करके लेके नहीं जा सकता। बट इसमें क्या है, व्हीकल एक्सेप्ट एम्प्लॉयज़, बट उसके मानो ट्रक है तो ट्रक तो एम्प्लॉय चलाएंगे ऑब्वियस, अगर कंपनी का तो एम्प्लॉयज़ को कवर करेगा अदर देन ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर के अलावा नॉट एक्सीजिंग 6 इन द नंबर, 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कमिंग अंडर द प्रीव्यू ऑफ द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, तो वो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंदर फॉल करेगा। देन लिमिटेशन एज टू यूज़ फॉर द पैसेंजर कैरिंग व्हीकल। पैसेंजर कैरिंग जो लिमिटेशन है ऑलमोस्ट सब में सेम ही है। ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क है कमर्शियल व्हीकल में, प्राइवेट में तो सेम ही है ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। तो लिमिटेशन फॉर पैसेंजर कैरिंग व्हीकल्स, द पॉलिसी कवर यूज़ ओनली अंडर अ परमिट ऑफ, मतलब वो हमेशा उसके पास परमिट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट कैरियज का या स्टेज कैरियज का। ठीक है, अंडर द मोटर व्हीकल 1988 या रूल नंबर सेक्शन 3 और 66 ऑफ MV एक्ट 1980 के अकॉर्डिंग सच कैरियज होना चाहिए। तो नेक्स्ट उसके अभी वो द पॉलिसी डज नॉट कवर द यूज़ फॉर, अभी पॉलिसी क्या नहीं कवर करेगी, ऑर्गेनाइज्ड रेसिंग, पेस मेकिंग, रिलायबिलिटी ट्रायल्स, स्पीड टेस्टिंग। वो लिमिटेशन एज टू यूज़ सेम है सबका, और ये भी उस वैसा ही है। यूज़ ड्राइंग अ ट्रेलर एक्सपेक्ट टोइंग अदर देन द रिवार्ड ऑफ एनी वन डिसेबल्ड मैकेनिकल प्रोपेल्ड व्हीकल। ठीक है, इसमें सी पॉइंट है कि पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड टू ड्राइव मिसलेनियस एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। ये अभी मिसलेनियस क्लास हमने पीछे भी पढ़ा था, मिसलेनियस या स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल्स है ना, जब कमर्शियल के बाद में पढ़ रहे थे कि हाँ जी ये इतने तरह के कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स हैं, ये वाला कमर्शियल है, ये प्राइवेट है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ऐसे। तो तभी मिसलेनियस क्लास की बात हुई थी। तो मिसलेनियस क्लास वाले में मीन्स के जो जिसका जैसा काम है उसका उसके अकॉर्डिंग प्रमोट होना चाहिए और उसी चीज़ के लिए वो यूज होना चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री व्हीकल्स हैं, तो एग्रीकल्चर का व्हीकल है तो एग्रीकल्चर के ही लिए ही यूज़ होना चाहिए, यूज़ ओनली फॉर द एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पर्पस। एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस ही यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, हेयर यूज़ ओनली द एम्बुलेंस पर्पस और हेरेसिस पर्पस। सिनेमा कार है तो सिनेमा कार के लिए यूज़ होनी चाहिए। सिनेमा फिल्म रिकॉर्डिंग, पब्लिसिटी, वैन, डिलीवरी ट्रक्स, पेडेस्ट्रियन, कंट्रोल्ड ट्रॉली एंड गुड्स कैरिंग ट्रैक्टर्स, व्हीकल ड्राइविंग ट्यूशंस फॉर ड्राइविंग ट्यूशंस यूज इन कनेक्शन विद द इंश्योर्स बिजनेस। जो ये सब है तो इंश्योर्ड के बिजनेस के साथ ही रिलेटेड होना चाहिए और उसी काम के लिए वो चीज़ यूज़ होनी चाहिए जो जैसा व्हीकल है। क्रेन्स, ब्रेक डाउन व्हीकल्स, मोबाइल क्रेन्स, गुड्स कैरिंग व्हीकल्स हैविंग अ क्रेन एज अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड ओ टू द व्हीकल और ट्रेलर, क्रॉप्स व्हीकल। डंपर, डस्ट कार्ट, वाटर कार्ट्स, रोड स्वीपर, टावर वैगन्स, मैकेनिकल नेविस, शॉवल्स, ग्रैब्स, एक्सकावेटर्स, मोबाइल प्लांट्स, रोड रोलर्स, साइट क्लियरिंग एंड लिविंग प्लांट्स। ये सारे मिसलेनियस क्लास या एक्स्ट्रा सर्विस मतलब स्पेशल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हैं, है ना। तो ये जिस चीज़ के लिए इसी के लिए यूज होना चाहिए। फाइब्रेट या साल्वेज क्रॉप व्हीकल्स हैं, वो हो गया। मोबाइल शॉप्स, कंटीन्स हो गया। और नेक्स्ट है इसमें ड्राइवर क्लोज। ड्राइवर क्लोज ऑलमोस्ट सब में ही सेम है। ठीक है, तो पहले कहते हैं द एनी ऑफ द फॉलोइंग द इंश्योर्ड एनी अदर पर्सन हु इज़ ड्राइविंग द इंश्योर्स ऑर्डर विद हिज परमिशन। एक तो व्हीकल वो चलाएगा जो जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना, मतलब एक तो इंश्योर्ड चला सकता है और एक जिस इंश्योर्ड ने जिसको परमिशन दी है उसका व्हीकल, इंश्योर्ड ने जिसको परमिशन दी है व्हीकल चलाने की और वो चला सकता है। ठीक है, विद हिज इंश्योर्स परमिशन, बट उसके पास भी एक ड्राइविंग वैलिड लाइसेंस होना चाहिए अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए होल्डिंग ए लाइसेंस और ऑब्टेनिंग सच लाइसेंस एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, वैलिड होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और वो डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए उस लाइसेंस से, तो उसको वो गाड़ी चला सकता है। और नेक्स्ट है जिसके पास लर्नर लाइसेंस है तो वो एक ऐसे ड्राइवर के साथ बैठ के गाड़ी चला सकता है एज़ पर द रूल नंबर 3 जिसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। ठीक है, रूल नंबर 3 ऑफ मोटर सेंट्रल व्हीकल है 1989। ये ड्राइवर क्लोज है ऑलमोस्ट सेम ही है सब में। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन द व्हीकल इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स
add the following words when not used for transport of goods at the time of accident, transport of passenger add the following words when not used for transport of passenger at the time of accident। जो जिसके लिए है उसी के लिए व्हीकल यूज़ होना चाहिए, अगर गुड्स के लिए है तो वो गुड्स के लिए ही यूज़ होना चाहिए, दूसरी और सर्विस के लिए नहीं होना चाहिए। तो यही है इसकी वर्डिंग। ओके, डिस्ट्रॉयड, लॉस, डिस्ट्रॉय, म्यूटिलेटेड सर्टिफिकेट। अभी ये क्या चीज़ है, कहते अगर इंश्योर्ड, जब वेयर द इंश्योर्ड पर्सन लो launches with a insurer declaration in the declared that certificate of insurance is issued by him। अगर इंश्योर एक रिक्वेस्ट रेज करता है इंश्योरेंस कंपनी को कि हाँ जी उसका जो सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस है, मीन्स उसकी पॉलिसी की कॉपी खो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है या म्यूटिलेटेड हो गया, बिल्कुल ख़राब हो गया, एक तरह से ख़त्म हो गई है, तो वो एक उस सर्कमस्टांस में वो मतलब उन्होंने पूरी कोशिश करी और मिली नहीं, ठीक है, तब वो एक सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है डुप्लीकेट कॉपी के लिए। ठीक है, रिटर्न टू द इंश्योरर द सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस इशूड टू हिम बाय सच इंश्योरर इन द डिफेज्ड और म्यूटिलेटिंग कंडीशन। अगर वो बिल्कुल बेकार हालत में है तो वो उसको रिटर्न कर देगा कंपनी को वो अपना इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, एंड पेज द इंश्योरर द फीस ऑफ 50 रुपीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सर्टिफिकेट। और अगर उसको डुप्लीकेट कॉपी चाहिए तो उसको 50 रुपये पर कॉपी का उसको देना पड़ेगा और उसको कॉपी इशू हो जाएगी। ठीक है, द इंश्योरर शैल इफ़ रीजनेबली सेटिस्फाई द सर्टिफिकेट लॉस्ट दैट रीजनेबली एफर्ट। वो मतलब दिखाएगा कि हाँ जी उसको उसने एफर्ट किया बट उसको मिली नहीं है। ठीक है, और जो सर्टिफिकेट इंश्योरेंस है जो बाद में मिलेगा उसको एज ए उसको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कंसीडर किया जाएगा। कहते हैं व्हेन अ फ्रेश सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशूड, जब फ्रेश सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा ऑन रिप्रेजेंटेशन दैट सर्टिफिकेट इंश्योरेंस हैज़ बीन लॉस्ट, कि हाँ जी जब हमारा जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट था वो गुम गया है, original certificate of insurance is afterward found by the holder, it shall be returned to the insurer। अगर कहते हैं सर्टिफिकेट नवा सर्टिफिकेट ऑफ फ्रेश सर्टिफिकेट इंश्योरेंस इशू हो गया, उस डुप्लीकेट मतलब सर्टिफिकेट इशू हो गया, उसके बाद अगर इंश्योर्ड को वो सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी को वापस कर देगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है कवर नोट। कवर नोट होता क्या है? कवर नोट होता है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी की जगह पे यूज़ होता है। ठीक है, वो कितने दिन के लिए यूज़ होता है ये सारी डिटेल इसमें लिखी है। कवर नोट वैसे यूजली होता क्या है, मानो हमने पॉलिसी इशू करवानी है, ठीक है, और पॉलिसी मतलब पॉलिसी इशू होने से पहले कोई कुछ पर्टिकुलर रह गया उसमें, ठीक है, कि हाँ जी हमारे पास गाड़ी का नंबर नहीं है, मान नई गाड़ी है, नई गाड़ी का कभी नंबर लेट आ जाता है, हफ्ता 2 हफ्ते बाद आता है नंबर, ठीक है, आरटीओ से, ठीक है, रजिस्टरिंग अथॉरिटी से, तो उस केस में क्या होता है कि उसमें कवर नोट इशू हो जाता है, क्योंकि जब गाड़ी का नंबर आएगा वो गाड़ी का नंबर दे के उसमें पॉलिसी इशू कर देंगे। ठीक है, तो यही है, इसमें हम एक डेफिनेशन दिया तो वो पढ़ेंगे। कवर नोट इज यूजली इशूड व्हेन द पॉलिसी एंड सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस कैन नॉट बी इमीडिएटली इशूड फॉर एनी रीज़न। कहते हैं जहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस या पॉलिसी इमीडिएटली इशू नहीं की जा सकती किसी कारणवश, तो कवर नोट इशू किया जाता है। ठीक है, कवर नोट कंटेंट आर प्रिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म 52। तो जो सर्टिफिकेट इंश्योरेंस था वो फॉर्म 51 था, है ना, रूल नंबर 141 के अकॉर्डिंग, बट इसमें जो कवर नोट है वो फॉर्म है 52 रूल नंबर 142 ऑफ मोटर व्हीकल रूल्स 1989। ठीक है, और जो कवर नोट है हैज़ टू बी इशूड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन द वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 15 डेज। जो कवर नोट है वो 15 डेज के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, इफ़ एनी रीजन company is not able to issue the policy within the period of validity, cover shall not be extended to 15 days at the time। ठीक है, अगर मानो कवर नोट का टाइम पीरियड 15 डेज है, 15 दिन है, अगर उसमें वो इशू नहीं कर सकता तो उसको 15 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी किसी कारणवश इशू नहीं कर पाएगी तो उसको 15 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे इशू करने को। अगर फिर भी वो इशू नहीं कर पाई किसी और कारणवश तो उसको 60 दिन तक एक्सीड किया जाएगा और 60 दिन के बाद उसको माना नहीं जाएगा कवर नोट को। मीन्स के मैक्सिमम 60 दिन है कवर उसको मतलब पॉलिसी इशू करने को कंपनी को, कि वो 60 दिन में उसको कवर नोट को ट्रांसफ़र करना होएगा सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस में। यानी कि हमारे पास कवर नोट का टाइम है 15 दिन। ठीक है, अगर 15 मतलब हमसे क्वेश्चन आता है कि हाँ जी कितने कवर नोट कितने दिनों के लिए इशू होता है, तो वो 15 दिनों के लिए इशू होता है।
अगर 15 दिनों में कंपनी नहीं करवाती तो उसको एक्सटेंड करवाया जाता है, उन 15 दिनों को कंपनी एक्सटेंड करवाती है वो 15 दिन, मतलब 15 दिन और 15 दिन के लिए इशू हो जाता है तो वो 30 दिन के लिए बन जाता है, बट अप टू 60 डेज़ है वो, ठीक है। तो आप बुक नंबर पेज नंबर 78 पर देखना है, ये दिया हुआ है ऐसे एक कवर नोट का कॉपी दी हुई है, ऐसे भी कवर नोट है, यहाँ पे पॉलिसी वर्डिंग लिखी है, ये वाली सारी पॉलिसी वर्डिंग है, ठीक है। तो व्हीकल मोटर इंश्योरेंस होगी, ये कवर नोट नंबर हो गया, ये पॉलिसी वर्डिंग लिखी है, आप पढ़ लेना। यहाँ पे सेम है, ये सारे पर्टिकुलर्स वो पॉलिसी वाली हैं कि मे कौन सा है, नंबर हो गया, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्यूबिक कैपेसिटी, ग्रोस वेट, लाइसेंस, ये सब कुछ हो गया, सब कुछ ठीक है, चैसी नंबर वगैरह, फॉर्म 52 आ गया, ये हमारा कवर नोट नंबर एज़ पर द रूल नंबर 142 वन मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सारा कुछ सेम रहेगा उसमें, ठीक है। तो ये सारा उसकी कॉपी है, नीचे इंश्योर्ड साइन कर देता है अपने, ठीक है। तो कब तक के लिए ये सारी उसकी कवर नोट की कॉपी है, ठीक है।